स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपका एग्जाम 3 महीना बचा हुआ है। इसमें आपको करना क्या है कि अगर आपकी तैयारी नहीं भी चल रही बढ़िया तो आप लोग कोशिश करिए पूरा बढ़िया तैयारी करने, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। ठीक है, जनवरी में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, बाकी फरवरी में समझ लीजिए आपका जो डेट होगा एग्ज़ाम का वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी बढ़िया से करिए, थोड़ा घूमना टहलना बंद करिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 1 से लेकर 4 तक। ये हमारा बायोलॉजी का है। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग करना क्या है कि वीडियो को पूरा देखना और क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए। ठीक है, ताकि उसमें आप लोग लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा उसी तरह आपको लिखना है। और इसकी तैयारी अगर आप लोग दोस्तों करे हैं तो कोई बात नहीं, इसको रिवीजन करते रहिए। और अगर नहीं करे हैं तो आप लोग क्वेश्चन को इसको लिख कर आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर, उसमें से हम आपको जो क्वेश्चन लेकर आए इसमें वही क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका आने का चांस रहता है ना। तो मैं एक चैप्टर सिर्फ एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिया हूँ, तो 4 चैप्टर से मैं कई क्वेश्चन लिया हूँ, तो आप लोग पूरा देखना है ना। तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों बताएंगे प्लाज्मोटोमी, ये क्या होता है, एक बार पूरा बढ़िया समझना है। यहाँ पर देखिए लिखाए हैं बढ़िया तरीके से। थोड़ा मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन अपनी राइटिंग थोड़ा बढ़िया हो बनाने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ। थोड़ा राइटिंग मेरी गड़बड़ है, उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जब आपको बोलेगा कि प्लाज्मोटीन क्या होता है, अब आपको इस पर टिप्पणी लिखिए, आपको इसमें परिभाषित कीजिए। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो आपको लिखना किस तरह है दोस्तों, पहले आपको लिखना है प्लाज्मोटोमी, उसके बाद आपको नीचे हेडिंग, जो हमारी पेन आती है हेडिंग वाली, उसी तरह आपको नीचे लाइन खींचना है। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश का ये लाइन याद है प्लास्टोमोमी, तो आप लोग लिख देना। अगर नहीं आ जाए प्लाज्मोटोमी तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने की। सिर्फ आपको क्या लिखना है, हिंदी में ही लिख देना प्लाज्मोटोमी बस। आपको इंग्लिश में प्लाज्मोटोमी नहीं लिखना है, क्योंकि हिंदी बहुत, इंग्लिश जो है बहुत कम लोग लिखते हैं। तो इसका नाम बस एक ही है ना, तो सिर्फ आप लोग इंग्लिश लिख लेना। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि नीचे स्केल से पाई खींचने के बाद आगे कुछ इस तरह बनाने के बाद आप लोग ऐसे कर लेना। समझ रहे हो ना बात को। उसके बाद दोस्तों आगे आपको लिखना है कि इस अलैंगिक जनन, ध्यान से समझिएगा कि इस अलैंगिक जनन में एक बहुकेंद्रक जनक से बिना केंद्रक विभाजन के बहुकेंद्रकी जीवों को निर्माण होता है, जो होता है जीव का निर्माण होता है। ठीक है, बहुकेंद्रित जीव का निर्माण होता है। केंद्रक विभाजन बाद में केंद्रकों की सामान्य संख्या को बनाए रखने हेतु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लाज्मोटोमी क्या करता है कि जो केंद्रक होता है उसको बनाने की, विभाजन के बाद उसको केंद्रकों की समान संख्या को बनाए रखता है ना। तो एक काम होता है इसका, क्या होता है ये प्लाज्मोटोमी। तो आपसे अगर पूछ लीजिए प्लाज्मोटोमी क्या है तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि कायिक जनन क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आपको लिख लेना। जैसे मैं आपको पहले बता दिया हेडिंग डालकर लिखना है, उसी तरह आपको इसको भी लिखना है। जितना भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए सभी को इसी तरह आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है ना। तो यहाँ पर कायिक जनन आप लोग हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना कि मातृ पादप के कायिक अंगों द्वारा पादपों के निर्माण को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखना आपको उच्च श्रेणी के पादपों अलैंगिक जनन मुख्यतः कायिक जनन द्वारा ही होता है। फिर आपको एक लाइन छोड़कर फिर नीचे लिखना है कि इस जनन द्वारा निर्मित सनातनी, मतलब संतान होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, निर्मित संतानी पादप प्राय अधिकारी की व अनुवांशिकी में मातृ पादप के समान होते हैं, या प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम विधि द्वारा हो सकता है ना। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या करना पड़ेगा, आगे हमारा आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसमें हम आपको बताएंगे कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिका द्वारा 2 जननों अधिकतर माता एवं पिता से नई संतानों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। यहाँ पर देखिए आगे, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है युग्मक। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं।
यहाँ पर देखिए कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, युग्मक बनाती है जो स्वभाव तथा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इन युग्मकों के संयुग्मन निषेचन के फलस्वरूप नई संतान की उत्पत्ति होती है। ये युग्मक अपने व्यवहार के अनुरूप नर एवं मादा में वर्गीकृत होते हैं, है ना। इतना आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आ सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें लैंगिक जनन के बारे में पूछा है ना। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है, और 5 नंबर में पूछ लिया अगर तो आपका और बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखने के बाद आपको 5 नंबर मिल जाएगा, है ना। या 5 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है ना। तो लैंगिक जनन की तैयारी बढ़िया से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए कि गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ये हमारा सिंपल है, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ सकता है ना। तो आपका ये गुरु बीजाणु जनन काफ़ी सिंपल है और छोटा भी है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है संयुग्मक। यहाँ पर देखिए संयुग्मन किसे कहते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि भ्रूण कोश में एक अगुणित नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बीजावरण किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों परीक्षा में कि बीजावरण किसे कहते हैं। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयारी कर लेना। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं जितना क्वेश्चन बताया हूँ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसमें सभी का आने का 99% चांस है। अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपको अगर सभी नहीं आएगा तो आपको इसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूँ 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं एक चैप्टर से नहीं लिया हूँ, क्योंकि ये दोस्तों मैं 4 चैप्टर से लिया हूँ। और मैं आपको बता दूँ पहले और कई वीडियो में बता भी चुका हूँ दोस्तों, जो होता है एक चैप्टर जो होता है, एक चैप्टर से हमारे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन पक्का लिया जाता है ना। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में वही पूछा जाता है। और एक चैप्टर से आपको चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिया जाएगा, चाहे आपको बॉबिकल, चाहे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न ले लिया जाएगा, है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर क्वेश्चन कोई भी आपसे ले लिया जाएगा आपके चैप्टर से। तो आपके एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो आपकी तैयारी सबसे बढ़िया करना है कि इतने क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे बढ़िया तैयारी करना है ना। तो ये जितना मैं इस वीडियो में बताया हूँ सारा इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6वां नंबर। ये होता है दोस्तों बीजावरण किसे कहते हैं। इसमें पूछा है कि बीजावरण किसे कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि बीजावरण पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि बीजावरण पर टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ लेगा बीजावरण को परिभाषित कीजिए, है ना। इसमें पूछा है क्या कि बीजावरण किसे कहते हैं। तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी कमेंट में जरूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते रहते हैं और मैं आपके लिए क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता रहता हूं। और जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा उसी तरह मैं आपको ट्रिक बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग जो ट्रिक बताऊंगा मैं उस ट्रिक से आप लोग बड़े अच्छे से पास हो जाओगे, है ना। नंबर आपका बढ़िया आएगा, भले ही कम पढ़कर क्यों ना जाओ। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको ट्रिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं आपको ट्रिक बता दूँगा तो आप लोग पढ़ना छोड़ दोगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ट्रिक में पढ़ाई भी जरूरी है ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको बीजावरण किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि बीजांड के अध्यावरण को बीजावरण कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिंपल समझिए कि बीजांड के अध्यावरण को बीजावरण कहते हैं। उसके बाद आगे आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें ब्राहा आवरण, बीज चोल, ईयर तथा अंत आवरण अंत कवच कहलाता है। ठीक है, बस सिंपल है। आगे आपका क्वेश्चन दोस्तों आता है कि 7वां नंबर जो हमारा है दोस्त, सेब को एक आभासी फल क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग में ले सकते हैं, ऐसे फल आभासी या कूट फल कहलाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, इसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग
कि सेब या पुष्पासन द्वारा निर्मित होता है। जो सेब होता है वो पुष्पासन द्वारा निर्मित होता है, या सत्य फल पुष्प के अंडाशय भाग से बनते हैं। ठीक है, तो सेब एक आभासी फल है। अगर आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि आभासी फल किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसमें सेब रहेगा और 3 ऑप्शन आपका अदर कोई और रहेगा, तो आपको उसमें सही निशान लगाना है सेब। इस बात को आप लोग समझ लेना, याद कर लेना। ठीक है, भूलना मत इस बात को हमारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले बता दिया, जहाँ पर आपको टिप्पणी लिखने की बोल दिया, ये समझ लीजिए आपका वो क्वेश्चन या तो 3 नंबर का होगा या फिर 5 नंबर का होगा, क्योंकि 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन में टिप्पणी लिखने के लिए नहीं बोलता। और 4 नंबर का अगर बात करें दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत कम आता है, क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता ही नहीं, या तो आपसे 5 नंबर में पूछेगा या फिर आपसे 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लेना। जो हमारा फिजिक्स है और जो केमिस्ट्री है और हमारा बायोलॉजी, इस सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में अगर हम बात करें दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, समझ लीजिए। पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, वरना नहीं पूछेगा। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं दोस्तों, तो बायोलॉजी में बिल्कुल नहीं पूछता, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप लोग किसी भी सन का पेपर उठाकर देख लो जाकर, आपको उसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, उसके बाद तुरंत 5 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आता, जो भी आपका आएगा वो 3 नंबर 5 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया हूँ कि असंग जनन, पहले आपको हेडिंग डालना होगा क्या, असंग जनन। उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करना होगा कि कभी कभी पादप की जीवन चक्र में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। सिंपल है यार, आराम से याद कर सकते हो। क्या करना है आपको, याद कर लेना है बढ़िया तरीके से। अगर लो 5 बार अगर आप पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है दोस्तों। ये हमारा क्या है, युग्मक जनन। इसमें आपको एक भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर भी पूछ सकता है, 3 नंबर भी पूछ सकता है। ठीक है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं मैं ले सकता, क्योंकि जो कॉपी बनाते हैं उनकी भाई मर्जी, आपसे 3 नंबर में पूछ सकते हैं या 2 नंबर में पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, युग्मक जनन। आपको लिखना क्या होगा दोस्तों कि भ्रूण अवस्था, मतलब भ्रूण अवस्था की अंडाशय की जननिक उपकला की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक या शुक्राणु तथा मादा युग्मक या अंडाणु या डिम्बाणु, ठीक है, ये डिम्बाणु है, डिम्बाणु बनते हैं। दोनों में ही युग्मक जनन की प्रमुख प्रावस्थाएं लगभग एक समान ही होती हैं। ठीक है, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि दोनों में ही युग्मक जनन की प्रमुख प्रावस्थाएं लगभग एक समान ही होती है। फिर आगे लिखना पड़ेगा आपको कौन कौन सी अवस्थाएं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहला अवस्था दोस्तों हमारा क्या है, गुणन प्रावस्था। दूसरा हमारा आता है कि वृद्धि प्रावस्था, और तीसरा आता है परिपक्वन प्रावस्था। तो ये आपका क्या है, युग्मक जनन के तीनों प्रावस्थाएं हैं। इसकी भी परिभाषा होती है दोस्तों, लेकिन पूछता नहीं उतना। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा कि कौन कितनी प्रावस्थाएं होती है, तो आपको इतना लिख देना है कि 3 प्रावस्थाएं होती है। पहला हमारा गुणन प्रावस्था, दूसरा हमारा वृद्धि प्रावस्था, और तीसरा आता है यहाँ पर परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो मैं जो 8 क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों, 9 क्वेश्चन, तो ये 9 क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो 4 तक का जो क्वेश्चन, जो चैप्टर आपका है, चारों चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 9 क्वेश्चन आपको बता दिया। तो इसकी तैयारी कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। दिन प्रतिदिन आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ रहा है। आपको करना क्या है, बढ़िया तैयारी कर लेना है, और एक चैनल, हमारे नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और एक वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक्स यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।